स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्रांति जितनी ग्लैमरस होती है, शासन करना उतना ही क्रूर होता है। आज से ठीक एक महीने पहले 27 मार्च को जब बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो दुनिया भर में इसे जेन जी रिवॉल्यूशन कहा गया कि एक पॉप स्टार, एक इंजीनियर, एक युवा चेहरा पूरे नेपाल के पुराने पॉलिटिकल सिंडिकेट को खत्म कर देगा और एक नया नेपाल बनेगा। आज है 28 अप्रैल और आज से सिर्फ 30 दिन पहले की यह बात है और नेपाल की फिजा पिछले 30 दिनों में बदल चुकी है। 3 बड़े शॉक जो लगे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहला लगा है इंटरनल स्टेन का, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का ऐलान करके सत्ता में आती है और उसके कैबिनेट के गृह मंत्री के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा, जिन छात्रों के कंधे पर बैठकर यह पूरा आंदोलन चला, जो सोशल पैराडॉक्स है, उस पूरे के पूरे आंदोलन चलाने वाले, सत्ता में इन्हें पहुंचाने वाले छात्रों के खिलाफ राजनीतिक हथियार छीनने जैसी गतिविधि बालेन शाह सरकार ने की। और तीसरा, भारत जैसे देश के साथ जहां पर रोटी बेटी के रिश्ते हुआ करते थे, वहां पर कस्टम ड्यूटी की जो दीवार खड़ी की है, उससे गहरी असंतुष्टि है पूरे सीमांत प्रदेश में। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक बड़ा शॉक नेपाल में चल रहा है। 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, सरकार हिल चुकी है, विदेशों से भी बहुत दबाव है, चाइना हो, यूएसए हो, भारत के साथ फ्रिक्शन दिख रहा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करना चाहेंगे कि बालेन शाह नेपाल के ली कुआन यू बनना चाहते हैं या फिर वो सत्ता के नशे में शहंशाह की तरह काम कर रहे हैं, जिसने अपने ही कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो नेपाल में जो हुआ, शुरुआत वहां से करते हैं। नेपाल में जो हुआ वह कोई एक सामान्य चुनाव नहीं था। 8 से 12 सितंबर 2025 के बीच में भड़की एक ऐसी आग थी जिसने केपी शर्मा ओली को सत्ता से उखाड़ कर बाहर भेज दिया। इसमें ट्रिगर बना सोशल मीडिया बैन और कीमत थी 77 मौतें और 1000 से ज्यादा लोग घायल। अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 47% वोट प्राप्त किए इन चुनावों में, तो लगा कि नेपाल ने अपनी नियति बदल दी है। बालेन शाह को नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह आते ही पुराने प्रधानमंत्रियों पर उन्होंने जांच बिठा दी, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुष्प कमल दहल प्रचंड से लेकर सुशीला कार्की तक सब रडार पर आ जाते हैं, जनता तालियां बजाना शुरू कर देती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह पॉलिटिकल क्लिंजिंग है या सिलेक्टिव टारगेटिंग है जो बालेन शाह कर रहे हैं। यहां पर एक बड़ा पैराडॉक्स देखिएगा, एक बड़ा विरोधाभास देखिएगा। सबसे पहली बात हम शुरुआत करेंगे नेपाल के युवाओं की बात से। बालेन शाह खुद एक आंदोलन की उपज हैं, लेकिन सत्ता संभालते ही उन्होंने जो पहला 100 डे एक्शन प्लान दिया, उसके अंतर्गत शैक्षणिक परिसरों में राजनीति को उखाड़ फेंकने का आदेश दिया और पूरी तरीके से राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया। बालेन शाह का तर्क है कि शिक्षा के मंदिर राजनीतिक अखाड़े न बने। सुनने में यह बहुत बड़ा रिफॉर्म लगता है, लेकिन क्या यह उन युवाओं के आवाज को दबाने की कोशिश है जो कल उनके खिलाफ भी खड़े हो सकते थे? उन्होंने आदेश दिया कि स्टूडेंट यूनियन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, फॉरेन स्कूल्स के नेम्स बदल करके उन्हें नेपाली नाम दिया जाए, और ये सारे परिवर्तन के उन्होंने आदेश दिए। यह एक तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति के केंद्रीकरण का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। छात्र ये पूछ रहे हैं कि हवा का रुख बदलने वाले हम थे और अब आप हवा को ही बंद कर रहे हो। ये कौन सा छात्रों का, युवाओं का शासन है? 1 महीने के अंदर ही जो दूसरी बड़ी घटना होती है, गृह मंत्री सुदान गुरुंग का इस्तीफा। बालेन सरकार के लिए सबसे बड़ा मॉरल सेटबैक अगर कुछ है तो उनके गृह मंत्री पर लगे आरोप और उनका इस्तीफा देना है। गुरुंग जो कि चेहरा थे इस पूरे आंदोलन का, उन पर अपने मित्र दीपक भट्ट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। जब आप एक एंटी करप्शन के नाम पर वोट मांगते हैं तो फिर जनता आपसे 0 टॉलरेंस की उम्मीद करती है। 1 महीने में 2 इस्तीफे यह बताते हैं कि या तो बालेन शाह की टीम कच्ची है या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं नेपाल में, और नया नेपाल भी उन जड़ों को काट नहीं पा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में भी जब कोई व्यक्ति एंटी करप्शन मूवमेंट से सत्ता में आता है तो निश्चित तौर पर लोग, भले उन्होंने करप्शन किया या नहीं किया, लेकिन लोग ये विश्वास करते हैं कि करप्शन के नाम पर यहां 0 टॉलरेंस होगा, और यही नेपाल में हो रहा है और ये भी आंदोलन की ही उपज है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के उस पहलू की भी जो आजकल सबसे ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है। नेपाल और भारत ये दोनों के आम नागरिक
वास्तव में हमारी सीमाएं बहुत हद तक खुली हुई हैं। ये दोनों के ऊपर प्रभाव डालने वाला निर्णय है। 100 रुपीस का रूल बनाया गया। नेपाल में बालेन सरकार ने आदेश दिया कि 100 नेपाली रुपीस यानी कि लगभग 63 रुपए से ऊपर का कोई भी सामान अगर भारत से आप नेपाल ले जाते हैं तो भारी कस्टम ड्यूटी लगेगी। उन्होंने इसका आर्थिक तर्क यह दिया कि नेपाल की जीडीपी का 10% कस्टम से आता है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। जमीन पर हकीकत यह है कि नेपाल और भारत का बॉर्डर बहुत पोरस है, एक दूसरी तरफ आवागमन आसान है। सीमा पर रहने वाले लोग नमक से लेकर दवा तक एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के यहां से ही लेते हैं। अब इसके बाद जब इन्होंने यह लगा दिया तो भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है और अब जो रिएक्शंस हैं भारत सरकार के, उसमें सबसे पहला रिएक्शन है सिक्योरिटी टाइट की गई है। भारत ने भी सुरक्षा कारणों और तबलीगी इज्तिमा के चलते चेकिंग सख्त कर दी है। दूसरा, फ्यूल सप्लाई। नेपाल के लोग भारत में आकर तेल लिया करते थे। कुछ क्षेत्रों में नेपाली वाहनों के तेल की सीमित आपूर्ति की खबरें आ रही थी और उसको रोक दिया गया है। नेपाली वाहनों को भारत में अब तेल नहीं दिया जा रहा है। तीसरा, डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। नेपाल सान का एम्बेसडर लेवल अधिकारियों से ना मिलने का फैसला लिया गया और यह जो ना मिलना था यह सीधे उन्होंने कहा कि हम फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बात करेंगे, उससे नीचे की हम कोई बात नहीं करेंगे। यह एक प्रकार से जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसको तोड़ना था और इसको भी एक नए अपमान की तरह देखा जा रहा है। साथियों, बालेन शाह अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास या तो उन्हें युग प्रवर्तक लिखेगा या फिर एक विफल क्रांतिकारी। चुनौतियां तीन तरफा हैं। सबसे पहले आंतरिक चुनौतियां हैं जहां पर वे अपने कैबिनेट को, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त रख पाएंगे क्या। दूसरा, सामाजिक चुनौती है जहां पर छात्रों और युवाओं को गुस्से को शांत करना अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और तीसरा, क्या वो भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा देंगे। आप जानिएगा, नेपाल एक बड़ा प्लेग्राउंड है जहां पर अमेरिका के भी इंटरेस्ट हैं, जहां पर चाइना भी खुलकर खेल रहा है और जहां पर भारत के भी इंटरेस्ट हैं। और ध्यान रखिएगा, नेपाल में अमेरिका के इंटरेस्ट अलग हैं और भारत के इंटरेस्ट अलग हैं। भारत और अमेरिका के सेम इंटरेस्ट नहीं है। तो नेपाल एक ऐसे प्लेइंग ग्राउंड की तरह है जहां पर तीनों महाशक्तियां यहां पर खेल रही हैं। महत्वपूर्ण रूप से बालेन शाह को यह समझना होगा कि क्रांति सड़कों पर जीती जा सकती है, लेकिन गवर्नेंस केवल और केवल चलती है बैलेंसिंग एक्ट से। अगर आप एक साथ छात्र, पड़ोसी देश और अपनी कैबिनेट से भी लड़ेंगे तो जेन-ज़ी की यह उम्मीद बहुत जल्दी पॉलिटिकल अस्थिरता के पुराने कुएं में गिर जाएगी और पुनः वहां पर अस्थिरता आएगी, जिसकी प्रबल संभावना कई सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या बालेन शाह नेपाल को सही दिशा में ले जा रहे हैं? क्या वो जिस तरीके का विजन था उस विजन के अकॉर्डिंग नेपाल को रिक्रिएट और रीशेप कर रहे हैं, अथवा वे अति उत्साह में नेपाल को एक और अस्थिरता की तरफ ढकेल रहे हैं, एक और संकट की ओर ढकेल रहे हैं? और क्या भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति और सख्त करनी चाहिए? कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप सभी न्यूज़ से अपडेट रहेंगे जो मैं शेयर करता हूं। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं आप स्टडी IQ के साथ जुड़कर। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस में इस समय एक बड़ा आकर्षक डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट में 50% फीस में आपको ऑफ दिया जाएगा, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। कोर्स को खरीदने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। यह ऑफर तो दिलाएगा ही दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।